आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक अच्छे पासवर्ड मैनेजर को कैसे चुनना है, कैसे चूज करना है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं डिजिटल टूल्स से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। पासवर्ड मैनेजर एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं काफ़ी बात करने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। रिसेंटली मैंने पासवर्ड मैनेजर क्या होता है वो भी पूरा एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पासवर्ड मैनेजर्स लेते समय कौन कौन से फैक्टर्स देखने चाहिए। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा पासवर्ड मैनेजर सबसे अच्छा है, उसका वीडियो भी फ्यूचर में आ जाएगा। आज मैं बस वो फैक्टर्स बताऊंगा जिन फैक्टर्स के बेसिस पे मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि ये वाला पासवर्ड मैनेजर अच्छा है कि खराब है। अब मैं ये फैक्टर्स आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं सारे पासवर्ड मैनेजर्स का रिव्यू तो कर नहीं सकता हूँ। जो अच्छे हैं, जो एस्टैब्लिश्ड है, जो पॉपुलर है, सिर्फ उन्हीं का कर सकता हूँ। तो अगर आपको कोई नया पासवर्ड मैनेजर मिले या फिर कोई फ्री पासवर्ड मैनेजर मिले, आप इस गाइड की मदद से खुद समझ सकते हो कि वो पासवर्ड मैनेजर आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर बुरा। बिना किसी डिले के हम लोग शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। जो आप लोग पासवर्ड स्टोर करोगे, क्या वो उनके क्लाउड डेटाबेस में रहेंगे या फिर क्या वो सिर्फ आपकी मशीन में रहेंगे। दोनों के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन वाला रहते हो, मतलब वो सिर्फ आपकी मशीन में रहेगा, तो अगर मैंने लैपटॉप पे इंस्टॉल किया है तो मेरे पासवर्ड सिर्फ लैपटॉप पर ही रहेंगे, वो मेरे मोबाइल पे नहीं आएंगे। और अगर मेरा लैपटॉप किसी ने चोरी कर लिया या फिर इसकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई तो ऑफलाइन वाले सारे गायब हो जाएंगे। वहीं पर अगर ऑनलाइन में जाता हूँ मैं, तो वो पासवर्ड क्लाउड में रहेंगे एंड उनका एक्सेस मुझे मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे मिल पाएगा। आई पर्सनली प्रेफर ऑनलाइन वाले। ऑफलाइन वाले तो आजकल इतने ज़्यादा चलते भी नहीं है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन हो गया है अब तो, कि अगर नेट भी नहीं हो तो भी वो आपके मोबाइल डिवाइस में आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको एटीएम पिन्स वगैरह चाहिए या फिर एटीएम की डिटेल्स वगैरह चाहिए तो आप सिक्योर नोट में उसको सेव करके एक्सेस कर सकते हो, अगर आपका नेट भी नहीं चल रहा हो तो भी। अगला फीचर जो आपको देखना चाहिए वो है पासवर्ड जनरेटर। क्या वो पासवर्ड मैनेजर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या उन्होंने एक जनरेटर दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि जब आप लोग बहुत सारे अकाउंट्स बनाओगे तो आपको पासवर्ड जनरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या उनका टूल ईजिली एक्सेसिबल है कि नहीं है, क्या उनके क्रोम एक्सटेंशन में है, क्या उनके मोबाइल ऐप में है। सिंबल, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स ये तो यूजुअली होते ही हैं। एक और चीज़ होती है पास फ्रेज। पास फ्रेज मतलब ऐसे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जिसको ईजिली हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं या फिर उसको टाइप भी कर सकते हैं। तो पास फ्रेज भी मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पासवर्ड्स रहते हैं जो मुझे मैनुअली टाइप करने पड़ते हैं। जैसे मान लो मेरे मोबाइल में मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ पासवर्ड मैनेजर, अब मुझे वो मैनुअली टाइप करना है तो @ टाइप करना, हाइफन टाइप करना, फिर अंडरस्कोर टाइप करना, वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वहीं पर अगर वर्ड्स रहे और उसके बीच में कुछ सेपरेटर रहा, मान लो कोई नंबर रहा या फिर कुछ हाइफन रहा, तो वो ईजिली मैं उसको टाइप कर सकता हूँ। तो पास फ्रेज वही होता है कि 3-4 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन रहता है, उसके बीच में कुछ भी सेपरेटर हो सकता है, मान लो हाइफन हो सकता है या फिर कोई रैंडम नंबर हो सकता है ना। कुछ एक्सपर्ट्स को पास फ्रेज नहीं पसंद आते हैं, मुझे पर्सनली चलता है। मैं पास फ्रेजेस का यूज़ भी करता हूँ उन अकाउंट्स के लिए जहाँ पे मुझे मैनुअली पासवर्ड को टाइप करना पड़ता है। आप भी देख लीजिएगा, अगर आपको पास फ्रेज की ज़रूरत हो तो उनके जनरेटर में देख लीजिएगा कि इसका ऑप्शन है कि नहीं। अगला जो ऑप्शन है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। जब भी आप लोग नए डिवाइस में लॉगिन कर रहे हो तो क्या वो पासवर्ड मैनेजर आपसे किसी और तरह का ऑथेंटिकेशन भी मांग रहा है, क्या उस पर गूगल ऑथेंटिकेटर का सपोर्ट है, क्या ऑथी वगैरह उस पर आप लोग यूज़ कर सकते हो, क्या ईमेल पे आपके वेरिफिकेशन कोड्स आ रहे हैं या फिर कुछ और यूबी की हो गई, सिक्योरिटी की हो गई, उसके बाद ही वो पासवर्ड मैनेजर खुलेगा। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना पासवर्ड मैनेजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ऑटो कैप्चर। जब भी आप लोग किसी नई वेबसाइट पे गए हो, उस पर आपने लॉगिन कर लिया, पासवर्ड डाल दिया, ईमेल डाल दिया, तो क्या वो पासवर्ड मैनेजर का जो एक्सटेंशन है वो उसे ऑटोमेटिकली अपने डेटाबेस में सेव कर रहा है, क्या उसका पॉपअप आ रहा है कि नहीं। फिर आता है ऑटोफिल। ऑटोफिल मतलब मान लो मुझे फेसबुक के मेरे आईडी पासवर्ड पहले से सेव है, मैं जैसे ही facebook.com पे गया उसको वो ऑटोमेटिकली फिल कर देना चाहिए, ये होता है ऑटोफिल। अब बहुत सारे जो पासवर्ड मैनेजर्स रहते हैं वो एक छोटा सा आइकन भी दे देते हैं लॉगिन फील्ड के साइड में, ताकि जैसे हम लोग लॉगिन फील्ड पे क्लिक करें वो पासवर्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं। अब ये इसलिए होता है क्योंकि कभी कभार ऑटोफिल में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी कभार उसको हाईजैक भी किया जा सकता है। तो जैसे वन पासवर्ड का था, वन पासवर्ड ने पहले ऑटोफिल पहले वो करता था, बाद में उसने ऑटोफिल हटा दिया क्योंकि उसका ये कहना है कि कभी कभार फिशिंग भी होती है। जैसे फिशिंग में मेरी एक वेबसाइट है facebook.com करके, एक मैंने उसकी फिशिंग वेबसाइट बना दी ना। फिशिंग वेबसाइट में यूआरएल चेंज रहता है लेकिन हैकर्स उसको भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं। पासवर्ड मैनेजर्स को जावास्क्रिप्ट वगैरह के थ्रू मैनिपुलेट करके बताया जा सकता है कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, तो आप लोग इस पर अपने क्रेडेंशियल्स ऑटोफिल कर दो। तो इसीलिए
वन पासवर्ड ने हटा दिया है एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी यही रिकमेंड करते हैं कि आप लोग एक आइकन दे दो, उस आइकन पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो फिर वो ऑटोफिल करेगा। जैसे हम लोगों ने खुद वेरीफाई कर दिया कि ये वेबसाइट फिशिंग वाली नहीं है, तभी वहाँ पे ऑटोफिल किया जाए उसे। सो ऑटोफिल काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है, बट शायद से थोड़ी सिक्योरिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इसका डिसीजन आप लोग खुद अपने लिए ले सकते हैं। फिर वैसे ही ऑटो लॉगिन भी है, मतलब ऑटोफिल के साथ वो लॉगिन का बटन भी खुद ही प्रेस कर देगा, तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। जिनको काफ़ी टाइम सेव करना रहता है, आपने facebook.com टाइप किया, लॉगिन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, उसने पहले ही वहाँ पे लॉगिन कर लिया एंड सीधे वो आपको लेके गया आपके होम पेज के ऊपर। सो अगेन इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, लेकिन इसमें थोड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे पर्सनली ऑटोफिल और ऑटो लॉगिन दोनों का ऑप्शन पसंद नहीं है। आप लोग एक आइकन दे दो, मैं उस पर क्लिक करके 2 क्लिक मुझे चलेगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। फिर आता है यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का ऑप्शन। अगर आप लोग किसी दूसरे पासवर्ड मैनेजर से शिफ्ट कर रहे हो तो उसमें इंपोर्ट कैसा हो रहा है, उसमें इंपोर्ट के ऑप्शन है कि नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, क्या वो सारी चीज़ें इंपोर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मान लो आपके पासवर्ड्स भी है, आपने कुछ नोट्स भी बना के रखे हैं, फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं वहाँ पर, आपने वहाँ पर बैकअप कोड्स भी लेके रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स भी क्रिएट करके रखी है, तो वो सारी चीज़ें वो इंपोर्ट कर पाएगा कि नहीं। फिर आता है एक्सपोर्ट ऑप्शन। मान लो मुझे दूसरे पासवर्ड मैनेजर पे जाना है, तो वो एक्सपोर्ट वहाँ पे इजीली हो रहा है कि नहीं। शेयरिंग की बात करूँ तो अगर मान लो आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ पासवर्ड शेयर करने हो या फिर बंच ऑफ पासवर्ड्स को शेयर करना हो, तो उसके ऑप्शंस है कि नहीं है, क्या सिक्योरली पासवर्ड को शेयर किया जा सकता है कि नहीं। अगर आप वो करना चाहते हैं तो क्या सामने वाले के पास भी पेड अकाउंट ही होना चाहिए या फ्री अकाउंट में, अगर उसके पास फ्री अकाउंट है तो भी आप लोग उसे शेयर कर सकते हो। टीम के साथ कैसा रहेगा, तो शेयरिंग आपको अपने लेवल पे देखना पड़ेगा कि किस टाइप की शेयरिंग आपको चाहिए। हर पासवर्ड मैनेजर के डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स में डिफरेंट डिफरेंट शेयरिंग ऑप्शंस होते हैं। फिर आता है रिकवरी ऑप्शंस। पासवर्ड मैनेजर हमेशा प्रोटेक्ट किए जाते हैं एक मास्टर पासवर्ड से। अगर आप वो लोग मास्टर पासवर्ड भूल गए तो क्या उस अकाउंट को रिकवर किया जा सकता है, क्या कुछ और स्टेप्स होते हैं उसको रिकवर करने के, तो ये पासवर्ड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर्स यहाँ पे रिकवरी ऑप्शन नहीं देते हैं, क्योंकि रिकवरी ऑप्शंस को अगेन थोड़े बहुत वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क आ जाते हैं। और कुछ पासवर्ड मैनेजर रिकवरी ऑप्शंस दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ आपको एक रिकवरी की दी जाती है पहले, या फिर कुछ बैकअप कोड्स दिए जाते हैं, या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का वहाँ पर ऑप्शन भी मिल जाता है रिकवर करने के लिए। तो रिकवरी आपको चाहिए कि नहीं चाहिए ये आपके ऊपर है। मैं पर्सनली तो रिकवरी ऑप्शन नहीं भी होता है तो भी मुझे यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर आते हैं सिक्योरिटी ऑडिट्स। अगर पासवर्ड मैनेजर ओपन सोर्स है तो सिक्योरिटी ऑडिट्स नहीं भी हो उसके ज़्यादा तो भी चलेगा, लेकिन अगर पासवर्ड क्लोज्ड सोर्स है या फिर नया आया है तो फिर सिक्योरिटी ऑडिट अगर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। सिक्योरिटी ऑडिट्स के साथ यहाँ पर आपको उसकी हिस्ट्री भी देख लेनी चाहिए कि क्या उसकी हिस्ट्री रही है, क्या यहाँ पे ज़्यादा हैक्स तो नहीं हुए हैं, क्या ये सेफ है कि नहीं है, कंपनी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देख लेनी चाहिए एंड ये सारी चीज़ें भी मैं अपने आने वाले रिव्यूज़ में इंक्लूड करूँगा। फिर आता है प्राइसिंग। यहाँ पे फ्री ऑप्शंस भी मिल जाते हैं आपको, पेड ऑप्शन भी मिल जाते हैं। पेड ऑप्शन यूजुअली ईयरली आपको अराउंड $36 तक के मिल जाएंगे, 36 to 40 के बीच में आपको अच्छे पासवर्ड मैनेजर ईयरली में आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्री में भी अच्छे रहते हैं। और पेमेंट भी आपको देखनी पड़ेगी कि पेमेंट यहाँ पे कौन से कार्ड से हो रही है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, अगर आपके पास रुपे कार्ड है, या फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स नहीं है अभी आपके पास, तो फिर क्या आपका नॉन इंटरनेशनल पेमेंट कार्ड यहाँ पे चलेगा कि नहीं। उसके बाद आता है एक्सटेंशन सपोर्ट। नाउ क्रोम पे तो यूजुअली आपको सभी पासवर्ड मैनेजर्स के एक्सटेंशन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग कोई दूसरा ब्राउजर यूज़ कर रहे हो, जैसे सफारी यूज़ कर रहे हो, सफारी पे भी ऑलमोस्ट मिल जाते हैं। अगर आप लोग ब्रेव यूज़ कर रहे हो तो उसके देख लेना उसके एक्सटेंशंस है कि नहीं, या फिर अगर कोई आप लोग और प्राइवेसी वाले ब्राउजर्स यूज़ कर रहे हो तो देख लीजिएगा कि उसके एक्सटेंशंस वहाँ पर है कि नहीं। डिवाइसेस की बात करूँ तो मैक, विंडोज़, iOS और एंड्रॉयड पे तो यूजुअली हमें मिल ही जाते हैं। अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो फिर देख लीजिएगा कि लिनक्स पे उसका प्रोग्राम है कि नहीं। उसके बाद पासवर्ड हिस्ट्री का ऑप्शन भी यहाँ पर अच्छा रहता है। अगर आप मान लो कभी कभार हम लोग यहाँ पे मिस्टेकनली पासवर्ड को अपडेट कर देते हैं, या फिर कभी कभार हमें अपना अकाउंट वापस से रिकवर करने के लिए हमने जो 1 साल पहले पासवर्ड रखा था वो भी बताना पड़ता है। तो पासवर्ड मैनेजर्स यहाँ पर पासवर्ड चेंजेस जो रहते हैं उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि पहले पासवर्ड क्या था, फिर आपने बाद में क्या पासवर्ड अपडेट किया। तो कुछ कुछ पासवर्ड मैनेजर उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी अलर्ट्स या फिर ब्रीथ स्कैनर। अगर आपका ईमेल कहीं पे लीक हो गया, अगर आपके पासवर्ड कहीं पे लीक हो गए, तो पासवर्ड मैनेजर में ये प्रोग्राम रहता है, बहुत सारे पासवर्ड मैनेजर में है। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस अलग ही रहा है पासवर्ड मैनेजर के साथ में, कोई अच्छे से बताता है, कोई नहीं बताता है। 100% परफेक्ट तो यहाँ पे कोई नहीं है। एंड मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये आपका बाइंग डिसीजन में आना चाहिए,
ठीक है, एक एडिशनल फैक्टर है, आप लोग इसकी तरफ देख सकते हो। अगला यहाँ पे जो फैक्टर है वो है रिपोर्ट्स का। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी आपने वहाँ पे पासवर्ड सेव करें उसमें से रीयूज पासवर्ड कितने, रीयूज मतलब एक ही पासवर्ड को हमने कितनी वेबसाइट्स पे यूज़ किया है, वीक पासवर्ड कौन से हैं, कॉम्प्रोमाइज़ अगर वहाँ पे कुछ पासवर्ड्स हुए हैं तो उसकी लिस्ट आ जानी चाहिए, या फिर कुछ वेबसाइट्स यहाँ पे रिसेंटली अगर हैक हुई है अगर उसकी लिस्ट भी आ जाए तो भी अच्छी बात है। फिर आता है यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कीज़। मतलब आपका जो पासवर्ड मैनेजर है वो एक ऑथेंटिकेटर की तरह भी यहाँ पे काम करने लगेगा। जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, ऑथी होता है, उसकी तरह भी यहाँ पर आपका पासवर्ड मैनेजर काम करने लग जाएगा। सो यहाँ पर एक कन्वीनियंस आ जाती है कि आपको एक अलग से ऑथेंटिकेटर ऐप नहीं खोलना है, उसके कोड्स नहीं डालने हैं, सीधे आप लोग यहाँ पे लॉगिन करोगे और जो आपका पासवर्ड मैनेजर रहेगा वो ऑटोमेटिकली जो आपके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की कीज़ है उसको कॉपी कर लेगा। तो ये आप लोग चाहो तो देख सकते हो। नाउ मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि जो आपके मेन अकाउंट्स है उसके लिए आप लोग एक सेपरेट ऐप का यूज़ करें। और क्योंकि अगर आपने ऑथेंटिकेटर कीज़ भी अपने जो पासवर्ड मैनेजर है उसी में ही एम्बेड कर दी तो वो एक तरीके से आपका सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही रह गया है। 2 फैक्टर कैसे रह गया, एक बार पासवर्ड मैनेजर क्रैक कर लिया तो फिर उसको सभी एक्सेस मिल जाएगा, इनफैक्ट आपकी ऑथेंटिकेशन कीज़ का भी। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तब होगा जब उसने पासवर्ड तो क्रैक कर लिया लेकिन उसको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं मिली क्योंकि वो आपने किसी दूसरे ऐप में रख के रखी है। तो मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए दोनों को अलग अलग यूज़ करिए। बाकी अगर आपके कुछ ऐसे छोटे मोटे अकाउंट है तो आप लोग उसके लिए सेम यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर एक बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना कि पासवर्ड मैनेजर का ऑथेंटिकेटर ऐप खुद पासवर्ड मैनेजर नहीं होना चाहिए। समझे मैंने क्या कहा? जैसे पासवर्ड मैनेजर में अपन ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दिया तो पासवर्ड मैनेजर को ही वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की कीज़ मत दे देना, कोई दूसरा ऐप यूज़ करना। नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा कि आपने कार की चाबी कार के अंदर ही डाल के कार बंद कर दी है। समझे? सो पासवर्ड मैनेजर को एक सेपरेट ऑथेंटिकेटर ऐप के साथ ही यूज़ करिएगा, या फिर अगर आप लोग सिक्योरिटी कीज़ यूज़ करते हैं तो फिर उसके साथ। यूआई की बात करूँ तो नेचुरली सभी को क्लीन और इजी यूआई पसंद होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि उनको जो फीचर्स नहीं भी चाहिए रहते हैं वो वाला सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं। तो आप लोग सिर्फ उसी पासवर्ड मैनेजर की तरफ जाइएगा जिसकी फीचर्स की आपको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, क्योंकि कभी कभार ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ज़्यादा फीचर्स की वजह से। तो कोशिश करिएगा कि जो आपके फीचर्स है वो आप लोग पहले से प्री डिसाइड कर लो और वाला पासवर्ड मैनेजर ले लो। इसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा अपने रिव्यूज़ में। फिर आता है टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर्ड। आप लोग कितने टाइप के डेटा पासवर्ड मैनेजर में स्टोर कर सकते हो। नाउ लॉगिन्स तो ऑब्वियसली आप लोग स्टोर कर ही सकते हो, बाकी क्या वहाँ पर आप लोग नोट्स डाल सकते हो, सिक्योर नोट्स डाल सकते हो, फिर रिसीट्स वगैरह अपलोड कर सकते हो, कार्ड्स जो हो गए आपके, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गए, क्या उसको आप लोग वहाँ पे सिक्योरली सेव कर सकते हो। पासपोर्ट्स हो गए, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, क्या उन सबको आप अपलोड कर सकते हो कि नहीं। फिर आता है एनक्रिप्टेड स्टोरेज। यहाँ पर आपको जीरो नॉलेज एनक्रिप्शन वाली स्टोरेज मिलती है, मतलब उसको कोई भी नहीं देख सकता है, ना उनकी कंपनी ना कोई एम्प्लॉय, बीच में बिना आपके पासवर्ड के उसको अनलॉक नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप लोग कोई भी पेड प्लान लेते हो तो यहाँ पर आपको 1 GB तक की एनक्रिप्टेड स्टोरेज देखने को मिलती है, जहाँ पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हो। और अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप लोग मेरा फ्री क्लाउड स्टोरेज वाला वीडियो देख सकते हैं, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें मैंने जीरो नॉलेज एनक्रिप्शन वाली क्लाउड स्टोरेज के बारे में भी बात करी है। सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपको यूजुअली लाइव चैट सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इंस्टेंटली आपको वहां से रिप्लाई आ जाए, लेकिन अगर आप लोग ईमेल भेजो तो यूजुअली आपको 1 वर्किंग डे के अंदर तो रिप्लाई आ जाना चाहिए। और जो इनका फोरम सपोर्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए, जो इनका नॉलेज बेस है वो जितना अच्छा हो उतना बढ़िया है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे 5 और 49 कंट्रीज को लेकर के। कुछ लोगों को यहाँ पे पसंद नहीं होता है कि जो उनका पासवर्ड मैनेजर है वो 49 कंट्रीज में आता हो, जैसे कि यूएस हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। ये कंट्रीज ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है कंपनी को डेटा देने के लिए। हालांकि क्योंकि यहाँ पे डेटा जीरो नॉलेज से प्रोटेक्टेड है तो हमें ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको ये चीज़ पसंद नहीं आती है। तो फिर आप लोग यहाँ पे कंट्रीज भी देख सकते हो कि कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पे क्या है। मुझे पर्सनली अगर पासवर्ड मैनेजर में जीरो नॉलेज है तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं कि कहाँ से ओरिजिन यहाँ पे हो रहा है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इसके बेसिस पे मैं अपने आने वाले रिव्यूज़ बनाऊंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।